हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू द लॉजिकल कंप्यूटर। से जैसा आप सबको पता है कि आप लोगों के ट्वीट्स और मेल्स के बाद आरआरबी ने फाइनली फिर से, जैसा उन्होंने ग्रुप डी के टाइम पे किया था, कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर के एक नोटिफिकेशन जिसमें उन्होंने क्लैरिफाई किया था कैसे बस क्या सब कुछ करते हैं, वो इन्होंने फिर से रिलीज कर दिया है। तो उसी के ऊपर हम डिस्कस करेंगे कैसे क्या हुआ है, क्यों आपके मार्क्स घटे हैं, क्यों आपके मार्क्स बढ़े हैं, या फिर क्यों कोई चेंज नहीं आया है। इन सबको एक एग्जाम्पल के साथ आपको इलस्ट्रेट किया जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर अभी आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी, जिससे अगर उनका कोई दिक्कत है या फिर भी कोई इनको इशू आ रहा है तो वो इससे उनका क्लियर हो जाएगा। तो आइए तो पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे नोटिस क्या है कि नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स इन CBT2 अंडर CEN 01 2018 अ साइंटिफिक एंड स्टैटिस्टिकल प्रोसेस। दैट मीन्स इन्होंने साफ साफ बोला कि ये एक साइंटिफिक और स्टैट्स पे बेस एक प्रोसेस है। दैट मीन्स इसमें जो भी डेटा लिया जाता है उनको साइंटिफिक फार्मूले पे रख करके कैलकुलेट कर दिया जाता है और ह्यूमन इंटरवेंशन बिल्कुल भी इसमें नहीं होता, ऐसा इन्होंने बोला है। अब देखिए पढ़ते हैं इसको। आरआरबी एग्जामिनेशंस अट्रैक्ट एक्सेप्शनली लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। दैट मीन्स कि बहुत ज़्यादा बच्चे यहाँ पर फॉर्म भर देते हैं। इन ऑर्डर टू कंडक्ट एग्जामिनेशन फॉर सच अ लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एग्जामिनेशन हैज़ टू बी हेल्ड इन मल्टीपल सेशंस। दैट मीन्स इन्होंने बोला कि इतने ज़्यादा बच्चे होते हैं कि हमको कई सारे शिफ्ट में पेपर करवाना पड़ जाता है। अकॉर्डिंगली सेकंड स्टेज CBT2 वॉज हेल्ड इन 10 सेशंस। आपको पता है टोटल 10 सेशंस में ये पेपर हुआ था। CBT मार्क्स आर नॉर्मलाइज्ड इन द ऑल स्टेजेस ऑफ द एग्जाम एंड द इंस्ट्रक्शंस इन रिगार्ड हैव बीन क्लियरली मेंशन्ड इन पैरा 6 ऑफ। और बोला कि नोटिफिकेशन में हमने नॉर्मलाइजेशन को लेकर के क्लैरिफिकेशन दे दिया था। फिर अब आइए, अगर आप आगे बाकी फॉर्मूल सी बातें हैं, अगर फॉर्मूला तो फॉर्मूला वही है जो इन्होंने ग्रुप डी में यूज किया था कि XN इक्वल टू S2 अपॉन में S1 अपॉन में X माइनस X एवरेज प्लस Y एवरेज। अब देखो यहाँ पे XN क्या है कि जो आपका स्कोर है वो किस पे डिपेंड करेगा, तो S2 अपॉन में S1 करना पड़ेगा। तो S2 क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रॉ मार्क्स ऑफ बेस सेशन। तो जो आपका एक बेस सेशन होता है जिसके आधार पर सबको नॉर्मलाइज करते हैं, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन लेते हैं, उसको डिवाइड किससे करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रॉ मार्क्स ऑफ कैंडिडेट सेशन, उसको उससे डिवाइड करते हैं कि आपकी शिफ्ट का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, मानक विचलन है, उससे उसको भाग करते हैं, फिर उसको मल्टीप्लाई किससे करते हैं, x माइनस x एवरेज से। अब यहाँ पे आपको x देखना पड़ेगा। x क्या है, रॉ मार्क्स ऑफ कैंडिडेट्स। दैट मीन्स जो आपका रॉ मार्क्स है उसको हम क्या कहते हैं, x। फिर x एवरेज क्या है, एवरेज ऑफ रॉ मार्क्स ऑफ कैंडिडेट सेशन। दैट मीन्स आपकी जो शिफ्ट में जो एवरेज रॉ मार्क्स हैं, जैसे मानो कि 10 बच्चों हैं तो 10 के 10 का एवरेज ले लिया जाएगा, उसको उससे घटा दिया जाएगा, प्लस y एवरेज। तो यहाँ पे क्या जोड़ा जाता है, एवरेज रॉ मार्क्स ऑफ बेस सेशन। उसमें जोड़ क्या देते हैं कि जो बेस सेशन होता है उसके एवरेज रॉ मार्क्स। तो बस इतने रॉ मार्क्स, तो इतनी चीज़ों का आपका यूज होता है। तो अगर आपको जो है, अगर अभी भी आपको कोई डाउट हो तो आप RTI लगा के तुरंत इतना डेटा मंगवा सकते हो, ठीक है, आराम से आपको वो दे भी सकते हैं, कोई कॉन्फिडेंशियल इसमें नहीं है। अब एक बात मैंने देखी थी कि यहाँ पे अभी भी अगर आपको कोई डाउट, तो फिर उन्होंने पूरा दिखाया फार्मूले से। अब फार्मूले से कैसे काम करता है, मान लो टोटल क्वेश्चंस कितने हैं 100, इग्नोर्ड कितने हैं 2, ठीक है, मतलब 100 थे, 2 इग्नोर्ड हो गए। नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्टेड कितने बचे, 60, 54 सही किए 6 गलत किए, ठीक है, 54 सही किए 6 गलत किए, तो निगेटिव के बाद कितना बचा 52। लेकिन ये 52 अभी किस में से था, 98 में से था ना, तो 100 में से वो कितना हो जाएगा 53.06। तो ये आपका क्या आ गया, प्रो रेटेड मार्क्स। तो प्रो रेटेड मार्क्स आपके इस तरीके से वहाँ पर निकाले जाते हैं। फिर यहाँ पे बोला गया है कि इन द स्टैटिकल प्रोसेस स्टैटिस्टिकल पैरामीटर्स ऑफ अ सेशन, मीन मार्क्स, SD ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट्स इन द सेशन आर एनालाइज्ड एंड बेस्ड ऑन द कैलकुलेटेड वैल्यूज ऑफ दीज पैरामीटर्स अ सेशन इज टेकन एज अ बेस सेशन, ठीक है। तो हाईएस्ट मीन मार्क्स एमंग द सेशंस। तो जैसे आपको पता है कि 22 की फर्स्ट को मेरे हिसाब से इन्होंने बेस शिफ्ट लिया था। क्यों लिया था, क्योंकि जो हाईएस्ट मीन मार्क्स है वो इसी शिफ्ट में है। तो जिस शिफ्ट का जो मीन मार्क्स सबसे ज़्यादा होते हैं उसी को लोग बेस शिफ्ट वहाँ पर ले लेते हैं। अब आइए आपको एग्जाम्पल दिखाते हैं। तो भी कुछ लोगों ने बोला था कि भाई क्या ये वही रॉ मार्क्स हैं जो आपको चाहिए, बिल्कुल नहीं, ये वो आपके रॉ मार्क्स नहीं, ये इन्होंने एक एग्जाम्पल लिया था। ये आपके जो रियल में जो एग्जाम हुआ था उसका ये मार्क्स नहीं है। तो आप इसको कंफ्यूज मत करना, वरना आप इसी से अपना कैलकुलेशन करने लग जाओ। तो ये बिल्कुल वाले मार्क्स नहीं, ये इन्होंने सिर्फ एक एग्जाम्पल लिया है और एग्जाम्पल के थ्रू इसको क्लैरिफाई किया है। अब देखो, जैसे मान लो कि ये बेस शिफ्ट है यहाँ पे, क्योंकि आप देखोगे कि सबसे ज़्यादा मार्क्स मीन मार्क्स इसमें है, इसी में है 38.32। यही क्या होगी आपकी बेस शिफ्ट। अब लिया गया है, अब देखो एग्जांपल देखो, ये कंसीडर अ कैंडिडेट ऑफ सेशन 6, आपको सेशन 6 में नॉर्मलाइज करना है और उसके रॉ मार्क्स कितने हैं 90, ठीक है, सब कुछ आपका दिया हुआ है।
S2/S1 किया, उससे मल्टीप्लाई किया, वाई एवरेज जोड़ दिया और मार्क्स कितने आ गए 105.4277 दैट मीन्स आप देख रहे हो कि यहाँ पे स्कोर उसका 100 से ज़्यादा चला गया है। ठीक है, उसी तरीके से एक दूसरे बच्चे का भी यहाँ पे लिया गया है और उसी तरीके से कई सारे एग्जांपल आपको दिखाए गए हैं। तो आप जाइए नोटिफिकेशन को डाउनलोड करिए और आराम से उसको आप वहाँ पे बैठ के पढ़ सकते हो, एनालाइज कर सकते हो कि मार्क्स क्यों बढ़े हैं, क्यों घटे हैं। आपके जो भी डाउट होंगे इस रिगार्ड में वो होपफुली वहाँ पे आराम से क्लियर हो जाएंगे। एक नहीं बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर आरबी ने वहाँ पे दिखाया है, हर शिफ्ट का अलग अलग ले करके। अब यहाँ पे देखो कंक्लूजन क्या लिया जा सकता है कि इंक्रीज / decrease for one candidate may differ from increase or decrease of another candidate in the same session as the raw score is also one of the parameters। अब कुछ लोग कहते हैं कि सर उसी शिफ्ट में मेरे 3 बढ़े, उसके 4 बढ़े, उसके 5 बढ़े, तो बिल्कुल ऐसा संभव है। ऐसा किस लिए संभव है? क्योंकि इन्होंने बता दिया है कि वो जो चीज़ है वो आपके रॉ मार्क्स पे भी डिपेंड करती है और अगर आपके रॉ मार्क्स डिफर करते हैं तो आपके कितने मार्क्स बढ़ेंगे ये चीज़ भी वहाँ पर डिफर कर जाएगी। तो इसको लेके एक ही काफ़ी कंप्लेन यहाँ पे इन्होंने सॉल्व कर दी है। फिर बोला गया है कि नॉर्मलाइज्ड मार्क्स कैन डिक्रीज फॉर वन कैंडिडेट एंड इंक्रीज फॉर अनदर कैंडिडेट इन द सेम सेशन। और ये भी हो सकता है कि उसी शिफ्ट में किसी के मार्क्स घट जाएं और किसी के मार्क्स बढ़ जाएं। मतलब आपके मान लो एक ही शिफ्ट है, उसी में कुछ बच्चों के मार्क्स बढ़ा दिए गए और कुछ बच्चों के मार्क्स घटा दिए गए, तो ये चीज़ भी संभव है। ठीक है, बिल्कुल ये चीज़ भी वहाँ पे संभव है। द वेरिएशन इन नॉर्मलाइज्ड मार्क्स ऑफ कैंडिडेट डिपेंड ऑन द एवरेज ऑफ द कैंडिडेट शिफ्ट स्कोर ऑफ द कैंडिडेट। मतलब बोला कि उन्होंने कहाँ पे वो भी डिपेंड करता है। अब एक इंपॉर्टेंट बात आप यहाँ पे ये देखिए कि इन द नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस कैंडिडेट्स में स्कोर हायर देन 100 इन केस ऑफ वेरी गुड परफॉर्म्स इन डिफिकल्ट शिफ्ट। मतलब बोला है कि 100 से ज़्यादा मार्क्स भी आपके आ सकते हैं, तो उसको लेकर के आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। तो आरआरबी लगभग यहाँ पे एक बात ये ट्राई करी है कि जो भी आपके डाउट्स थे वो सब कुछ यहाँ पे क्लियर कर दिए गए हैं। तो आई होप कि अगर अभी तक आपको कोई भी दिक्कत रही होगी किसी भी तरीके की, तो वो अब इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो गई होगी। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो ये नोटिफिकेशन आप वेबसाइट पर जाइए, डाउनलोड करिए। ठीक है, हर वेबसाइट पर आपको डाल दी गई है। आराम से आप इसके एक एक पॉइंट को पढ़िए, एक एक पॉइंट को एनालाइज करिए और फिर अगर आप चाहते हैं तो आप RTI लगा करके अपना डेटा जो है अपनी शिफ्ट का मंगा सकते हैं और फिर अपने आप स्कोर को कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये तो बात हो गई नॉर्मलाइजेशन की लेकर के, और उस पर रेलवे का क्या स्टैंड है वो भी उन्होंने क्लियर कर दिया है। अब आइए कुछ और क्वेश्चंस आपके बचे हुए रह गए थे। तो कल एक मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन लगा जो बताना काफ़ी जरूरी था। मान लो कि आपकी जो आइज है वो 6/9 या फिर 6/12 है। ठीक है, लेकिन गलती से मान लो कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे चार्ट याद करके चले जाते हैं। ठीक है, मतलब जो वहाँ पे आपको जो आई टेस्ट के लिए चार्ट पढ़वाते हैं तो वो आप याद करके चले गए और आपने मान लो कि साइको टेस्ट में या फिर आपने फर्जी सर्टिफिकेट बनवाया। मान लो कि आप साइको देने जाते हो फर्जी सर्टिफिकेट के साथ, तो मान लो आपको साइको में बैठना तो अलाउ कर देंगे, लेकिन और आप साइको पास भी कर गए, फिर आपको जब DV आपकी हो जाएगी, आप DV पास कर लिए, लेकिन जब ज्वाइनिंग के टाइम आपका मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा तो उस टेस्ट के दौरान आपसे वहाँ पे वो RRB के जो डॉक्टर होंगे, जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनके जो डॉक्टर होंगे वो खुद आपको वहाँ पे आपको मतलब आपको खुद वहाँ पे पढ़ाएंगे। अब मानो कि यहाँ पे तो आप फर्जी सर्टिफिकेट लगा करके चले गए थे और वहाँ पे अगर आप नहीं पढ़ पाओगे नीचे वाली लाइन, तो वो समझ जाएंगे कि आपकी आंखें कमज़ोर और आपने पहले झूठ बोला है। तो उस टाइम तो वो वहाँ पे कोई इलीगल एक्शन नहीं लेंगे आपके खिलाफ, वो बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अब आपको पता है कि अगर आप मेडिकल के टाइम जा करके बाहर होते हो, ठीक है, ALP से, और आपके मार्क्स हम कहते हैं कितने भी ज़्यादा हों, लेकिन अगर आप मेडिकल का टाइम किसी भी पोस्ट डिस्क्वालीफाई हो गए तो आप दूसरी पोस्ट के लिए वहाँ पे एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी कि अगर आप अभी झूठ बोल के वहाँ पे फर्जी सर्टिफिकेट लेकर के चले गए किसी से बनवा करके और मेडिकल्स के टाइम पर अगर आप क्वालीफाई वो चीज़ नहीं कर पाओगे वहाँ पर, तो फिर आपको आपके मार्क्स में कहते हो कि अगर मान लो कि आपके मार्क्स अभी 99 भी हैं, ठीक है, 100 में से, और आपका ALP में क्वालीफाई हो और टेक्नीशियन भी आप हो ही जाओगे, लेकिन अगर आप मेडिकल के टाइम पर ALP से बाहर हुए, ठीक है, तो आपको टेक्नीशियन के लिए नहीं चुना जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जब तक फाइनल रिजल्ट बन चुका होता है और ज्वाइनिंग की प्रोसेस भी स्टार्ट कर दी गई होती, तो ये पॉसिबल नहीं होता कि उस स्टेज पे जाने के बाद आपका दोबारा से चयन किया जाए। तो बात आपको ध्यान रखनी, अगर आपकी आइज़ वीक है तो आप ALP के लिए बिल्कुल भी मत जाइए। आपका जितना स्टैंडर्ड दिया हुआ है उतना ही होना चाहिए, उससे थोड़ा बहुत भी कम है तो आप बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए और टेक्नीशियन के लिए वेट करिए। वरना अगर आप साइको पास हो गए, मेरिट में आ गए, तो फिर आपको मेडिकल का टाइम बाहर हुए तो टेक्नीशियन के लिए भी एलिजिबल नहीं समझा जाएगा। तो ये मुझे क्वेश्चन लगा, एक क्वेश्चन था किसी का जो कि मैंने सोचा आपको जवाब देना काफ़ी ज़रूरी है। तो ठीक है, फिर इसी हम इस वीडियो को एंड करते हैं। तो आई होप कि अब आपके कोई डाउट्स नहीं बचे होंगे। फिर भी कोई डाउट अगर आपका गलती से बचा रह गया तो आप कमेंट में जाइए, आपके हर डाउट को हम यहाँ पे रिमूव करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, आपकी हर तरीके से हेल्प करने के लिए। तो ठीक है, फिर मैं इस वीडियो को इसी के साथ एंड करता हूँ। तो टिल देन बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।